सीएम रेखा गुप्ता ने कैनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में चलाया सफाई अभियान। 20 दिन तक चलेगा अभियान। एनडीएमसी की तरफ से चलाया गया स्वच्छता अभियान। पालम गांव में 66/11 केवी GIS सब स्टेशन का लोकार्पण। BRFPL द्वारा निर्मित अत्याधुनिक GIS सब स्टेशन का लोकार्पण। मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूर्व सीएम केजरीवाल को घेरा। केजरीवाल ले रहे दिल्लीवासियों से हार का बदला। पंजाब के पानी पर पंगा शुरू। कहा दिल्लीवासियों को प्यासा मारना चाहते हैं केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में एनडीएमसी की तरफ से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया है और स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती दी। और उनका ये भी कदम न केवल राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल है। एक बड़ा स्वच्छता अभियान सभी एजेंसीज के द्वारा, सभी सिविक एजेंसीज के द्वारा, सरकार के द्वारा, हमारे सभी घटकों के द्वारा आज हम एनडीएमसी एरिया में यहाँ स्वच्छता अभियान के लिए आए हैं। ये सिंबॉलिक था, परंतु एक संदेश जरूर पूरी दिल्ली में हमने सभी अधिकारियों को दिया, सभी जनप्रतिनिधियों को दिया है कि दिल्ली ने सफाई अभियान को दुरुस्त करने के लिए, स्वच्छता को ठीक से लागू करने के लिए सभी को अब सड़कों पे उतरना होगा। सभी अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारी RAA इस स्वच्छता अभियान में जुड़े और जुड़ करके एक बेहतर दिल्ली, सुंदर दिल्ली को सामने लाने का प्रयास करें। जगह जगह पे गंदगी हो, जगह पे मलबा कूड़ा पड़ा हो, वहां खुद भी खड़े होकर काम करना होगा अधिकारियों को और जनता को। यदि ऐसी कोई भी जगह है तो हमें बताना पड़ेगा कि कहां पे ऐसा कूड़ा अभी भी बैकलॉग में है या कहां पे अभी भी सफाई की जरूरत है। और उन सब चीजों को लगातार ये 20 दिन का अभियान दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली सरकार, PWD हर एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। मैं ये समझती हूँ कि साफ दिल्ली दिल्ली वासियों का अधिकार है और धन्यवाद देती हूँ आज अपनी एनडीएमसी की पूरी टीम को, चेयरमैन साहब को, कि जिन्होंने पूरी की पूरी एनडीएमसी में इतनी बेहतर सफाई व्यवस्था की है कि आज कूड़ा खोजना पड़ा कि भाई सफाई कहाँ करे। तो मंदिर प्रांगण में आकर हमने केवल भगवान के इस आंगन में हमने सिंबॉलिक ये कार्यक्रम किया, पर फिर भी मेरा यही निवेदन रहेगा दिल्ली वासियों से कि स्वच्छता अभियान में हर व्यक्ति जुड़े, सभी अधिकारी जुड़े, सभी जनप्रतिनिधि जुड़े, सभी RAA जुड़े, संस्थाएं जुड़े। और विशेष रूप से जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई भंडारा करते हैं, कोई जुलूस करते हैं, कोई रैली निकालते हैं, उस समय हमारी संस्था की भी जिम्मेवारी बन जाती है कि बाद में वहां कूड़े के अवशेष ना रहे। भंडारा किया तो पत्तल बिखरे हुए ना दिखे। तो ये मिलकर के सब करेंगे, अधिकारी भी ध्यान रखेंगे, जनता भी ध्यान रखेगी, तो दिल्ली बेहतर दिल्ली बन पाएगी, स्वच्छ दिल्ली बन पाएगी। पालम गांव में आपको बताते चले कि BRPL द्वारा निर्मित अत्याधुनिक 66/11 केवी GIS सब स्टेशन का लोकार्पण किया गया और ये उपकेंद्र 1170 वर्ग मीटर में निर्मित ग्राउंड+2 संरचना वाला NCR का सबसे कॉम्पैक्ट, पूर्णतः स्वचालित और SCADA नियंत्रित विद्युत उपकेंद्र है, जिसकी 63 MVA क्षमता आने वाले वर्षों की बढ़ती मांग को भी पूरा करने में सक्षम है। हमारी BSES की पूरी टीम को बधाई देती हूं। आपने जो अपनी एक वोट की ताकत से आज दिल्ली को प्रगति के जिस रास्ते पे डाला है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई एक बार फिर से बोलो दादा देवता। मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूर्व सीएम केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को प्यासा मारकर अपनी हार का बदला लेने चाहते हैं भ्रष्ट केजरीवाल। और साथ ही पंजाब की सरकार ने जानबूझकर भाखड़ा से पानी छोड़ना बंद किया है। आपने सुना होगा कि BBMB से पानी छोड़ना कम कर दिया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मई को दिल्ली को 88 क्यूसेक कम पानी मिला है, 2 मई को 119 क्यूसेक कम आया है और 3 मई को 71 क्यूसेक कम आया है, 4 मई को 55 क्यूसेक कम आया है, 5 मई को 130 क्यूसेक पानी कम आया है। पिछले एक हफ्ते से कम पानी आ रहा है।
ये पानी कम इसलिए आ रहा है क्योंकि पंजाब सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, जो दिल्ली में उनकी हार हुई है उसका बदला दिल्ली की जनता से लेने के लिए उन्होंने दिल्ली का पानी कम कर दिया। अभी ये खबर आपने भी सुनी होगी कि बीबीएमबी से जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, एक बार वहां से जो पानी रिलीज होता था हरियाणा के लिए, उन्होंने उस पानी को कम किया। और ये जो मेरे पास में आंकड़ा है, दिल्ली में रोज जो हरियाणा से पानी आता था वो एवरेज 980 क्यूसेक पानी रोज हमको मिलता था। मगर एक हफ्ते से मैं आपको अगर बताऊं, 1 तारीख को हमारे पास में 88 क्यूसेक पानी कम आया, 2 तारीख को 119 क्यूसेक पानी कम आया, 3 तारीख को 71 क्यूसेक पानी कम आया, 8 तारीख को 55 क्यूसेक पानी कम आया और 5 तारीख यानी कल 130 क्यूसेक पानी कम आया। यानी कि 980 में से 130 क्यूसेक पानी कम करना, यानी 15% पानी कल जो दिल्ली का हक है उसको कम मिला। क्योंकि पंजाब सरकार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता से बदला लेना चाहते हैं। वो दिल्ली को छोड़कर पंजाब क्यों गए? क्योंकि जो दिल्ली की जनता के लिए उनके गुस्सा है कि दिल्ली की जनता ने मुझे हरा दिया, आम आदमी पार्टी के अंदर जो गुस्सा है, अब वो दिल्ली की जनता को प्यासा मारकर अपना बदला लेना चाहते हैं। मगर ये गंदी राजनीति चलने नहीं देंगे। अभी होम सेक्रेटरी ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा, ऑर्डर किए कि बीबीएमबी पर जो पंजाब पुलिस ने सारे डैम को वहां पर रोक लिया है उसको खुलने नहीं दे रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी हटाएं। क्योंकि पंजाब पुलिस का वहां पर सिक्योरिटी देने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब नहीं है। मगर पंजाब सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल के आदेश से वहां पर पानी रोक दिया है। हरियाणा को पानी कम मिल रहा है पिछले 10 दिन से और उसी के नतीजे हमको भी दिल्ली को पानी कम दे रहे हैं। ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की साजिश है, ये उसकी गुंडागर्दी है, ये उसका जो गुस्सा है वो दिल्ली की जनता के ऊपर में उतार रहे हैं। मगर वो भूल गए, इसी जनता ने उनको 10 साल तक मुख्यमंत्री बनाया। एक चुनाव हारने से आप दिल्ली की जनता का पानी रोक देंगे? मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, ये आपको शोभा नहीं देता। ऐसी गंदी राजनीति आप कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। दिल्ली की जनता कभी आपको माफ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी और कहा कि समस्त प्रदेशवासियों एवं दिल्ली में रह रहे मिथिला वासियों को जानकी नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सीता का त्याग, तप और मर्यादा नारी शक्ति की सर्वोच्च प्रेरणा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका जीवन करुणा, धैर्य और धर्म का प्रतीक है जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली को लगातार कम पानी मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये संकट प्राकृतिक नहीं, राजनीतिक है। पंजाब की सरकार ने जानबूझकर भाखड़ा से पानी छोड़ना बंद किया है। ये कोई साधारण या जल संकट नहीं है, दिल्ली की जनता से बदला लेने की है। अरविंद केजरीवाल की घिनौनी साजिश है। केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में उनकी हार हुई है उसका बदला दिल्ली की जनता से लेने के लिए उन्होंने दिल्ली का पानी कम कर दिया। अभी ये खबर आपने भी सुनी होगी कि बीबीएमबी से जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी ताजा
वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में दावा किया कि सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि महज आंकड़ों से परे है। ये वह रास्ता है जिस पर हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ साथ चले हैं। उनके साहसी फैसले, दृढ़ संकल्प और साथ ही 140 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं में विश्वास ने इस बदलाव को प्रेरित किया है। आज देश में कैंसर जैसी बीमारी एक विकराल रूप लेती जा रही है। देश भर में आए दिन आ रहे कैंसर के मरीजों के आंकड़े हैरान और परेशान करने वाले हैं। आज के आधुनिक समय में लोगों की जीवन शैली, लोगों में जागरूकता की कमी और समय रहते बीमारी का न समझ पाना और भी कई ऐसे कारण सामने आए जिससे आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कैंसर के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से दिल्ली के रोहिणी स्थित राजीव गांधी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से एक अभियान की शुरुआत की गई है, जो विशेष तौर पर गर्दन और सिर के कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करेगा। राजीव गांधी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का नाम 2 मिनट एक्शन फॉर ओरल कैंसर प्रोटेक्शन का नाम दिया गया है। इस अभियान के जरिए राजीव गांधी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर के तमाम डॉक्टर्स कैंसर जैसी बीमारी के लक्षण और रोकथाम के बारे में बताया जाएगा। आप लोग मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोग ये बंद कमरे में ये सब डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम यही मैसेज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट से अगर ये मैसेज आ रहा है तो डेफिनेटली इसमें कुछ दम है। तो ये हमें अनुरोध है कि आप लोग इसको अच्छे से प्रोजेक्ट करें और इसका मीनिंग निकालें। आज मैं इन्वाइट करूंगा डॉक्टर मुनीश गेरोला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, to say a few words on the advancements in radiation therapy in the field of head and neck cancer, क्या-क्या नई-नई तकनीकें आई हैं। And secondly, जो डॉक्टर जीवान ने भी कहा the importance of tumor board, हम लोग हर एक केस को डिस्कस करते हैं तो ट्यूमर बोर्ड कैसे कंडक्ट किया जाता है। डॉक्टर मुनीश, अगर आप। दीवान, डॉक्टर रावल एंड डॉक्टर मुदित, सब लोगों ने यही बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पेशेंट हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, तो और ज्यादातर इनको तीनों मोडेलिटीज, जो मेन बेसिक मोडेलिटी सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, इनकी ज्यादातर को सबको जरूरत पड़ती है। रेडिएशन थेरेपी जो है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हेड एंड नेक कैंसर में स्पेशली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत काफी जगहों पे रेडिएशन का यूज होता है। कभी जैसे सर्जरी नहीं हो पाई किसी पेशेंट में तो उसमें कहते हैं रेडिकल ट्रीटमेंट, सिर्फ रेडिएशन और कीमो के तरीके से इलाज किया जाता है। कभी बहुत सारे पेशेंट में सर्जरी के बाद भी रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। बहुत सारा एक हमारे पास सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें हमें शुरू से मालूम होता है इस पेशेंट को हम क्योर नहीं कर पाएंगे, तो उस पेशेंट में हम पैलिएटिव रेडियोथेरेपी देते हैं। पैलिएटिव माने कि हमको मालूम है पेशेंट ठीक नहीं होगा, लेकिन आइडिया ट्रीटमेंट का देने का यह है कि उसमें टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, उससे ट्रीटमेंट से पेशेंट की क्वालिटी ठीक होती है। तो इस तरीके का रेडिएशन होता है। एक चीज मैं बताऊं, रेडिएशन एक्सरेज हम सबको मालूम है कि बहुत पहले, आज से करीब 125 साल पहले 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी और उसके 2 ही साल के बाद कैंसर का ट्रीटमेंट एक्सरे के द्वारा स्टार्ट हो गया था। मे बी समवेयर इन 1897 1898 में पहला पेशेंट ट्रीट हो गया था और तब से पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उस समय जब हम ट्रीट करते थे मिड 90s में या अर्ली 90s में तो पेशेंट ठीक नहीं होते थे रेडिएशन से, उस समय भी ठीक होते थे, बट रेडिएशन से रिलेटेड टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे उस समय रेडिएशन के। आपने सुना होगा पेशेंट का रेडिएशन मुंह वाला हेड एंड नेक का पेशेंट किया, पेशेंट ठीक हो गया, बट वो हमेशा बेचारा कंप्लेन करता रहता है कि मेरा मुंह में लार नहीं बनती, दांत झड़ के गिर रहे हैं, स्पीच खराब है, सॉलिड खाना नहीं खा पा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स होते थे। तो इसलिए उसी चीज को ध्यान में रखते हैं 90s में, अर्ली 90s और लेट 90s एंड 2000 अर्ली में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए इन द फील्ड ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक सबसे बड़ी एक टेक्निक आई जिसको हमारी भाषा में कहते हैं IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, जिसने सचमुच रेडिएशन को रिवोल्यूशनाइज कर दिया इन द फील्ड ऑफ हेड एंड नेक रेडिएशन। उससे क्या हुआ कि हम रेडिएशन तो फोकस कर पाए और उसी के साथ साथ हम जो क्रिटिकल ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे लार की जो ग्रंथियां स्पेशली होती हैं, मैंडिबल होता है, नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, इन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं रेडिएशन से। तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आते, इफेक्ट पूरा आता है,
लेकिन एट द सेम टाइम साइड इफेक्ट्स को हम बचा सकते हैं, जो कि जिसने सचमुच उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और आज पेशेंट को हम ट्रीटमेंट के बाद जो पोस्ट ट्रीटमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी दे पाते हैं। पेशेंट अपना नॉर्मल जो अपनी नॉर्मल नौकरी में उन सब में जाने में उनको बड़ी आसानी होती है, नहीं तो अदरवाइज ट्रीटमेंट रिलेटेड मॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा होती थी। बहुत ज्यादा टेक्निक, जैसे सबने बताया, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई आजकल। अभी हमने अच्छा हेड एंड नेक के साथ एक ये भी प्रॉब्लम है कि ठीक होने के बाद भी पहले 2 सालों में बहुत पेशेंट्स को बीमारी दोबारा आ जाती है, जिसे कहते हैं रिकरेंसेस। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 50% ऑफ द पेशेंट को रिकरेंसेस आ जाती है, दूसरी जगह बीमारी आ जाती है 15 से 20% लोगों को। तो उसके लिए भी बहुत बार ऐसा होता है कि सर्जरी ऑफ कोर्स इज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जब कभी होता है, लेकिन सर्जरी अगर नहीं हो पाती तो हमें दोबारा रेडिएशन देना है। तो री रेडिएशन भी पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास टेक्निक्स बहुत अच्छी हो गई। अब अभी वेरी रिसेंटली हमने हॉस्पिटल ने एक मशीन का मतलब एक परचेज किया है जिसको कहते हैं साइबरनेट। उसके आने से हम लोग एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसको कहते हैं SBRT, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, उससे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें बड़ा हाई डोज वेरी प्रिसीजन, जैसे डॉक्टर देवान ने कहा, प्रिसीजन का बहुत हो गया है जब से ये सब मशीनें आई हैं। तो इससे होने से ट्रीटमेंट, पेशेंट की ट्रीटमेंट भी अच्छा हुआ, रिजल्ट्स भी अच्छे हुए, एट द सेम टाइम पोस्ट ट्रीटमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हम लोग मेंटेन कर पाए। थैंक यू, यही मैं कहना चाहता हूँ। हेड एंड नेक कैंसर जो अभी अप्रैल मंथ था वो ओरल कैंसर मंथ था, जिसमें कि अवेयरनेस, बेसिकली ये टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर है, पहली बात तो ये। और दुख की बात ये है कि अगर आप दुनिया में देखिए, हमारे यहाँ देश में जो माउथ कैंसर है वो सबसे ज्यादा है। सो ये क्यों है? क्योंकि सबको पता है क्यों, तंबाकू का सेवन, गुटखा, यही है। और ये प्रिवेंटेबल डिजीज, मतलब अगर आदमी नहीं खाएगा तो उसको ये चीजें नहीं हुई। तो ये मैसेज जाना चाहिए पब्लिक को कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, तो ये आपको देना है कि ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साइन सिम्टम्स भी होते हैं कि जैसे कि अगर आपको तंबाकू का सेवन कर रहा है, जो तंबाकू का सेवन प्लस अल्कोहल भी करता है, आपका जो सुपारी होती है वो भी करता है। तो ये सब चीजें, पान, आप देखो हर जगह आप जाओगे, बस स्टेशन कहीं भी जाओगे, सबसे पहले टैक्सी वाला गुटखा खोल के मुंह में डालेगा। सो दिस इज अ रूटीन हैबिट, बट ये नहीं मालूम लोगों को कि ये सब चीजें, और एड्स भी ऐसे ही आते हैं कि हाँ कुछ नहीं, खुशबूदार है, फ्लेवर है, चलो ले लो, कोई रजनी आता है, मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनी, बट ये चीजें मिथ है। इस बार का WHO का प्रोग्राम यही है, टोबैको, अभी 31 मई को हमारा प्रोग्राम होता है, तो उसमें यही है कि ये सब चीजें मिथ को हटाया जाए, पब्लिक को पूरी तरह अवेयर किया जाए कि ये आप जहर कंज्यूम कर रहे हो, स्लो पॉइजन है, आगे जाके कैंसर होगा। अगर जो लेता है और जो छोड़ दिया है वो भी रिस्क में रहता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? आप देखिए उसमें जो प्री कैंसरस चीजें होती है, इसमें अगर आप तब भी रोकथाम कर लें अपनी और ट्रीटमेंट हो जाए तो आप उसमें भी आप बच सकते हो उससे। तो व्हाइट पैचेस होते हैं, ल्यूकोप्लेकिया होता है, और जिसको व्हाइट पैच बोलते हैं, अगर आप उसका है तो आप दिखाइए, कहीं उसमें कैंसर तो नहीं है। अगर उसका है तो प्रिवेंशन कैन बी डन इन दैट। और आपका रेड पैचेस होते हैं, एर्थोप्लेकिया, ये मेन कॉज ऑफ कैंसर अभी जो आपके मैसेज के लिए इट इज टोबैको, ठीक है। सेकेंड कॉज जो आता है, जो कि ओल्ड पेशेंट्स में होता है या फीमेल्स में ज्यादातर होता है, दैट इज आपका क्रॉनिक इरिटेशन। जिसके दांत टूटे हुए हैं उनको भी वो सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं, वो चलते चलते वो भी कैंसर का रूप लेता है। या ओल्ड पेशेंट हो जो डेंचर लगाते हैं, कई बार वो डेंचर लगाते हैं, ढीला हो जाता है, चलता रहता है, नहीं यार कौन पैसे खर्च करे, डेंटिस्ट के पास पहुंच जाए, और वो धीमे धीमे ढीले होकर वो सूज जाते हैं, वही वहां कैंसर हो जाता है। तो कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन किसी भी फॉर्म का रहेगा तो वो भी कैंसर का रूप होता है। तो एनीथिंग, अगर कोई नॉन हीलिंग अल्सर आप किसी को भी दिखता है कि छाला है जो कि 2-3 हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा है, तो तुरंत आके दिखाएं, खासकर जो कि तंबाकू का सेवन या अल्कोहल का सेवन करते हैं। प्लीज कम एंड शो टू कैंसर सर्जन, एंड ये जरूरी है। आपके और भी हो सकते सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको कान में दर्द हो रहा है तो जीभ कैंसरों में कई बार कान का रिफर पेन होता है, जीभ में छाला हो जो कि नहीं ठीक हो रहा है। इसीलिए डॉक्टर रजत ने बोला कि हम लोग एडवांस केस देते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं। इस कैंसर को ठीक तभी कर सकते हैं, या वी कैन गेट अ सक्सेस रेट ओनली इफ वी डिटेक्ट इट अर्ली केसेस करेंगे तो आपका क्योर रेट्स आर इन ट्यून ऑफ 80-90% है, और आपका वही एडवांस केस आ जाएंगे तो हमारा 40% 30% ये क्योर रेट है, और उसमें सारा ट्रीटमेंट लगेगा एडवांस केस में। अर्ली में होगा एक ही ट्रीटमेंट, सर्जरी होगा ही काम करना, लेकिन अगर आप एडवांस केस में आओगे तो आपको कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी सब कुछ लगेगा। वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन प्रिवेंशन इज द बेस्ट मोडालिटी फॉर ट्रीटमेंट, यही मैसेज हमारा जाना चाहिए। एडवांसमेंट है, रिकंस्ट्रक्शन जैसे सर ने बताया,
ये 3D रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं, लोग सर्जरी के लिए घबराते हैं कि मेरा चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, तो वो सब टेक्नोलॉजी अब है हमारे पास कि हम वी कैन प्रिवेंट दैट। लेकिन अगर बीमारी चमड़ी में आ गई तो हम क्या बचाएंगे? तो अगर छोटी बीमारी होगी तो हम डेफिनेटली बचा सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को बढ़ा सकते हैं। कोई स्कार के लिए परेशान होता है, स्कार के लिए वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोबोटिक नेक डिसेक्शन है, ये सब टेक्नोलॉजी है, बट डिजीज अर्ली होनी चाहिए। अगर हमें एडवांस डिजीज मिलेगी तो हम क्या कर रहे हैं? तो मैसेज यही है आपकी कि दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि जो भी अगर कोई सेवन करता है उसको छोड़े, और ये मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस है निकोटीन, तो उसके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो टोबैको सेसेशन क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर है, वहां पे जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं उनकी सहायता लीजिए, साइकोलॉजी का लिए और चीजें जो ड्रग्स देते हैं वो, ताकि वो छोड़ पाए। बहुत जरूरी है कि लोग इस आदत से दूर भागें। सर डे, और मैंने डॉक्टर रावल के साथ 1996 में यहाँ ज्वाइन किया था एज सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन, और उससे पहले मैं 13 साल लगभग सफदरजंग हॉस्पिटल में रहा। और शायद मैंने हेड एंड नेक कैंसर जो ऑपरेट करना शुरू किया वो बाय चॉइस नहीं था, क्योंकि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया 1984 में, तो हमारे बॉस हुआ करते थे डॉक्टर के पांडे, अब वो नहीं है, तो उनको हेड एंड नेक कैंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। वो एब्डोमिनल सर्जरी, गायनी सर्जरी, दूसरे कैंसर ऑपरेट करते थे, और हेड एंड नेक कैंसर में कहते थे दीवान तुम ऑपरेट कर देना। So that is how I got interested in head and neck surgery. Then I went to Tata Memorial Hospital in 1989, और बाद में फिर मैंने MCH कोर्स किया सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में, और मेरा इंटरेस्ट जो है हेड एंड नेक कैंसर्स में बढ़ता गया। और हम लोगों ने फिर अपने काम को डिवाइड किया, और मैंने हेड एंड नेक कैंसर्स को ही ऑपरेट करना ठीक समझा। और आज की डेट में हमारे पास एक FNB फेलोशिप हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी के लिए हमने कोर्स शुरू किया हुआ है नेशनल लेवल पर, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपने सुना होगा। ये जितने भी कोर्स होते हैं, नीट और PG कोर्सेज, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। सो उन्हीं लोगों ने ये स्टार्ट किया फेलोशिप हेड एंड नेक कैंसर्स। तो बड़ी चेंजेस मैंने देखी हैं लास्ट 42 ईयर्स में, जो कैंसर सर्जरी की ट्रीटमेंट में हुई। अब डॉक्टर रावल ने आपको बताया कि जी वो 3D रिकंस्ट्रक्शन होती है, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, रेडियोथेरेपी की टेक्निक्स बड़ी इवॉल्व कर गई हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स आ गई हैं, बट पहले सब चीजें अवेलेबल नहीं थी। पहले तो वो एक्सरेज होते थे, एक्सरेज के बेसिस पर कुछ निशान लगा दिए जाते थे, रेडियोथेरेपी दे दी जाती थी, और पेशेंट को कहते थे कि अब घर जाओ, प्रॉब्लम हो तो आना हमारे पास। या सर्जरी अगर कहीं कर दी तो सर्जरी में भी घाव इतने बने रहते थे और महीनों लग जाते थे उस घाव को हील करने में, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के मेथड्स नहीं थे। आई एम टॉकिंग ऑफ mid-80s, प्लास्टिक सर्जरी डेवलप नहीं थी, और सारे अपने अपने मेथड को कहते थे कि मैं जो है मैं सुपर आदमी हूं। मतलब सर्जन ने अगर सर्जरी कर दी तो कहता था तेरा काम खत्म, ठीक हो गया, अब तू घर जा। रेडियोथेरेपिस्ट रेडियोथेरेपी दे दिया तो घर जाओ। कीमोथेरेपी अवेलेबल नहीं थी, एटलीस्ट हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए। तो हम कहते थे यूनिमोडल ट्रीटमेंट है, एक मोडालिटी ट्रीटमेंट की हम लोग अडॉप्ट करते थे और पेशेंट को घर भेजते थे, और मेरे को नहीं पता होता था कि पेशेंट का अल्टीमेटली क्या हुआ। लेकिन आज की डेट में हम लोग एम्फसाइज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।